नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से बड़ी अपडेट के साथ। प्रत्याशी चयन पर बीजेपी का मंथन पूरा हो चुका है। आज आ सकती है बीजेपी की पहली सूची। कुछ सीटों पर मौजूदा पालिका अध्यक्ष और महापौर को फिर से मौका मिल सकता है। कई जगहों पर प्रत्याशी बदले जा सकते हैं। तो इस सूची का इंतजार कि बीजेपी अपने पत्ते किस तरीके से खोलती है इस सूची के जरिए और किस पर जिम्मेदारी डालती है, और इसी के चलते आज सूची जारी की जा सकती है। मंथन का दौर जो है वो पूरा हो चुका है और तारीखों का ऐलान भी हो चुका है निकाय चुनाव के लिए। और ऐसे में लंबे समय से बीजेपी की तरफ से मंथन किया जा रहा था, मंथन का दौर जारी था और मंथन में निर्णय ले लिया गया है। कुछ सीटों पर बताया जा रहा है मौजूदा पालिका अध्यक्ष और महापौर को फिर से जिम्मेदारी मिल सकती है, यानी कि फिर से मौका मिल सकता है। तो कई जगहों पर प्रत्याशी बदले भी जा सकते हैं। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता स्कंदता मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्कंदता, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आज बीजेपी सूची जारी कर सकती है। इस सूची के जरिए इंतजार रहेगा कि बीजेपी अपने पत्ते किस तरीके से खोलती है। क्या कुछ इस संबंध में और जानकारी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूरा जो मंथन था वो पूरा हो चुका है। जो इसमें लंबे समय से विचार चल रहा था कि कहाँ तक किस चुनाव प्रत्याशी है वो अब पूरा हो चुका है। और ऐसे में आज शाम तक ऐलान हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सूची रिलीज करेगी। मैंने जाना कि कौन सा प्रत्याशी कहाँ से लड़ेंगे और वहीं पर बात की जाए सपा की और भी विपक्षी पार्टियों की। तो आज शाम तक सभी की जो है सूची रिलीज हो जाएगी, क्योंकि अब सिर्फ 2 दिन रह रहे हैं नामांकन के लिए। दूसरा कार्यक्रम हो रहा है और 2 दिन के लिए। तो आज शाम तक कयास बनाए सकती, आज शाम तक पहले चरण की जितने भी प्रत्याशी है कि आप महापौर को नगर पालिका या जो भी हो उस सब की सूची आज रिलीज कर देगी भारतीय जनता पार्टी। आपको बता दें, जो हिंदी थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी राजनीति में किसी ने रिश्तेदार को किसी मंत्री के उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर वो पार्षद है कि पार्षद की कोई पदों वगैरह है तो उसको में ऐसा टिकट दिया जा सकता है। तो वैसे में देखना होगा कि किस हद तक जब भारतीय जनता पार्टी अपनी सूची रिलीज करती है तो देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल, तो देखिए, सूची के जरिए संतुलन बिठाने का भी प्रयास करना जरूरी है और ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया स्कंदता आपको तमाम जानकारी के लिए। यूपी नगर निकाय चुनाव में वाराणसी के 15 वार्ड के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची शुक्रवार को जारी कर दी है। कांग्रेस की ओर से जारी सूची में 21 उम्मीदवारों के नाम हैं। इन 21 उम्मीदवारों में से 8 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया गया है। यानी पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव की तरह फिर से एक बार महिलाओं को प्राथमिकता दी है। तो वहीं ओंकालेश्वर, जोल्हा दक्षिण और बिंदु माधव, जलालीपुरा, कमलगढ़ा और ककरमत्ता, राजघाट और लल्लापुरा कला सीट से पहली महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। इनमें से 6 सीटों पर मुस्लिम महिला को मौका दिया गया है। फिलहाल 21 सीटों पर टिकट की घोषणा के बाद पार्टी में उत्साह का माहौल है। मालूम हो कि वाराणसी में पहले चरण में वोटिंग होगी। इसके लिए बीते मंगलवार से नामांकन जारी है। पहले चरण में 4 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को मतगणना होगी। लखनऊ से अब खबर, जहां परिषदीय विद्यालयों में निरीक्षण में गायब 15 शिक्षक निलंबित किए गए हैं। अनुपस्थित रहने वाले 1371 शिक्षकों का वेतन रोका गया है। 34 जिलों से मिली रिपोर्ट में 3343 शिक्षक गैर मौजूद मिले हैं। महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद ने जारी किए थे निरीक्षण के आदेश। तो निरीक्षण पर खामी पाए जाने पर बड़ी कार्रवाई की गई है। निलंबित किया गया है शिक्षकों को। 34 जिले से रिपोर्ट मिली थी जहां शिक्षक गैर मौजूद थे, जिसके चलते उन पर कार्रवाई की गई है। तो परिषदीय विद्यालयों के निरीक्षण में गायब मिले 15 शिक्षक निलंबित किए गए हैं। अनुपस्थित रहने वाले 1371 शिक्षकों का वेतन रोका गया है। तो 34 जिलों में मिली रिपोर्ट में 3343 शिक्षक गैर मौजूद मिले हैं। महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद ने निरीक्षण के आदेश जारी किए हैं। तो लखनऊ से ये बड़ी जानकारी, परिषदीय विद्यालयों के निरीक्षण में गायब 15 शिक्षक निलंबित। अनुपस्थित रहने वाले 1371 शिक्षकों को का वेतन भी रोका गया है। साथ ही 34 जिलों से मिली रिपोर्ट में 3343 शिक्षक गैर मौजूद मिले हैं। तो बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। जो शिकायतें लगातार मिलती हैं
वो एक बार फिर से सच साबित हुई है इस निरीक्षण के माध्यम से भी। और ऐसे में बड़ा कदम उठाया गया है, जहां शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है, उनका वेतन भी रोक दिया गया है। और अब खबर कुशीनगर से है, जहां ऋषिकेश मिश्रा को कांग्रेस का नया जिलाध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने घोषणा की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि युवा नेतृत्व पर भरोसा करते हुए जिलाध्यक्ष पर भरोसा। कानपुर से समाजवादी पार्टी की महापौर की प्रत्याशी वंदना वाजपेयी से न्यूज़ वन इंडिया ने खास बातचीत की है। और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, निकाय चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण, आपको सुनवाते हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अपना अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। वहीं अखिलेश यादव ने अपने सबसे अनुभवी नेता व 2 बार के विधायक अमिताभ वाजपेयी पर अपना भरोसा जताया है। उनकी जो धर्मपत्नी है वंदना वाजपेयी को अपना प्रत्याशी बनाया है कानपुर के लिए। मैम, आप महापौर की प्रत्याशी घोषित हो गई हैं, लेकिन नया अनुभव है, अपने किन अनुभव को लेकर क्षेत्र में जाएंगी, क्योंकि आपका जो पॉलिटिकल परिवार रहा है, आपके खुद पति 2 बार के विधायक हैं, जनता को क्या मैसेज लेके जाएंगे, क्योंकि आपकी नई शुरुआत है? पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे इस पद के लिए चयनित किया। और हमारा जो परिवार है वो हमेशा से संघर्ष और सेवा का परिवार रहा है। तो मुझे पता है कि लोगों के लिए कैसे खड़ा होना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है काम। तो मैं सबसे पहले तो जनता की समस्या लेके, जनता के मुद्दों पर लेके ही आऊँगी आगे, और जितना शहर का विकास हो सकता है उस पर काम करूँगी। जी, आपके जो अमिताभ भाई ने काफी काम किया समाज के लिए, हमेशा विपक्ष में अच्छे नेता की भूमिका निभाई, अब आप उसी दायित्व में, लेकिन समाजवादी पार्टी का कभी मेयर नहीं रहा। कौन सी नीतियां रहेंगी जो आप जनता को बताएंगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने आप पर भरोसा जताया? पहले तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ की जल की है, तो उसका निवारण करूंगी। और जो सीवर की समस्या है, नाले की समस्या है, प्रदूषण है, जाम की समस्या है, इस सब पे काम करूंगी। मतलब आप मानती हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी का मेयर होगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा, बिल्कुल। तो फिर आप देख सकते हैं, ये वंदना वाजपेयी जी थी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि समाजवादी पार्टी इस बार मेयर का चुनाव लड़कर सदन में बैठने का काम करेगा। वहीं अखिलेश यादव की जो नीतियां हैं उनको लेकर जनता के बीच जाएगा। कानपुर से रमन गुप्ता, न्यूज़ वन इंडिया। माफिया अतीक अहमद के बेटे के पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने के बाद लगातार 35 घंटों से अटकलें लगाई जा रही थी कि यूपी एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारे गए असद और गुलाम के शवों को किसको सुपुर्द किया जाएगा। वहीं देर शाम अतीक अहमद के बेटे असद के शव को लेने असद की फूफा डॉक्टर अहमद और 2 वकील झांसी पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। वहीं देर रात शूटर गुलाम के शव को लेने उसके 2 साले झांसी पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। वहीं प्रशासनिक कार्यवाही पूरी होने के बाद देर रात पुलिस बल सुरक्षा के साथ माफिया अतीक अहमद के बेटे असद व शूटर गुलाम का शव प्रयागराज के लिए रवाना हुआ। वहीं जानकारी मिली है कि झांसी से 20 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी सबको सुरक्षित प्रयागराज पहुंचाने के लिए लगाई गई है। एक तरफ जहां पूरे प्रदेश का फोकस अतीक और अशरफ पर था, तो वहीं दूसरी तरफ अतीक के साहबजादे का बाबा की पुलिस ने किस्सा ही खत्म कर दिया। यह बाबा की ही पुलिस थी जिसने अतीक को भरे कोर्ट में फूट फूट कर रोने पर मजबूर कर दिया। उधर प्रयागराज कोर्ट में अतीक के गुनाहों का हिसाब किताब हो रहा था, तो उधर बाबा की पुलिस ने माफिया के बेटे असद के हिसाब किताब को फाइनल कर दिया। पूरे प्रदेश का फोकस जब अतीक पर था, इसी बीच अतीक के बेटे असद को उसके गुनाहों की सजा मिल गई। जब अतीक को खबर मिली कि उसके बेटे को ठोक दिया गया है, तो कोर्ट में ही माफिया फूट फूट कर रोने लगा। यूपी पुलिस के 2 डिप्टी एसपी ने ऐसा खेल रचा कि 37 दिनों से भाग रहा असद न सिर्फ उसमें फंसा बल्कि मारा भी गया। उस मुठभेड़ में 24/2/2023 को जो 2 अभियुक्त जिनको अपराधीकृत करते हुए सबने देखा है, मुठभेड़ में घायल हुए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान असद
पुत्र अतीक अहमद तथा गुलाम पुत्र मकसूदन के रूप में हुई। यूपी पुलिस की ओर से आई जानकारी के मुताबिक अतीक का बेटा असद और मकसूदन का बेटा गुलाम दोनों उमेश पाल केस में वांटेड थे। इनके ऊपर 5-5 लाख का इनाम था। यूपी एसटीएफ में तैनात डिप्टी एसपी नवनेंदु और डिप्टी एसपी विमल की टीम ने झांसी में हुए एनकाउंटर में इन दोनों को मार गिराया। कहा जा रहा है कि यूपी पुलिस का प्लान काफी समय से तैयार था। बीते 37 दिनों से पुलिस कभी दिल्ली तो पुलिस कभी नेपाल में छापा मार रही थी, लेकिन असद का सही ठिकाना नहीं मिल पा रहा था। लेकिन झांसी से जैसे ही खबर आई, दोनों डिप्टी एसपी दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए। डिप्टी एसपी विमल कुमार जौनपुर के रहने वाले हैं, जिनकी उम्र करीब 53 साल है, तो वहीं डिप्टी एसपी नवनेंदु कुमार नवीन बिहार के सारण के रहने वाले हैं और ये 56 साल के हैं। मतलब यूपी पुलिस के दिमाग में ये बात पहले से फिट थी, अतीक के लाने के लिए युवा ऑफिसर भेजो और असद की तलाश में अनुभवी अफसरों को लगाओ ताकि कोई गलती ना हो। इस खबर को सुनकर उमेश पाल के परिजन सबसे ज्यादा खुश हुए। प्रशासन मुझे न्याय दिला रही है, वो देर में ही चाहिए लेकिन देंगे जरूर। प्रशासन ही हमको न्याय दिला रहा है। अच्छा, अतीक के लड़के का इनकाउंटर हुआ जिसका इंतजार था आप लोगों का, अब लगता है कि उमेश पाल जी की आत्मा को शांति मिलेगी? देखिए, आत्मा की शांति तो मिल जाएगी ही। ईश्वर जिसने न्याय दिलाया है वो सबसे बड़ा है। उन्होंने जो कुछ भी किया है बहुत अच्छा किया है और मैं आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो पिता समान है सारे बच्चों के। उन्होंने न्याय अच्छी तरह से दिया, मैं धन्यवाद ही कह सकती हूँ। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से लेकर बीजेपी के कई नेता टीम को बधाई भी दे रहे हैं। जो अपराध करे उसे डरना चाहिए, लेकिन जो जेल में है वो कोर्ट में जाएगा, जो कोर्ट में जाएगा कोर्ट जो सजा सुनाएगी उसके हिसाब से उसको सजा दिलाने का काम किया जाएगा। लेकिन अपराध करने वाले अब ये समझ ले कि अपराधियों का संरक्षण करने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार अब उत्तर प्रदेश में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व। लेकिन माफिया अतीक अपने बेटे की मौत पर फूट फूट कर रो रहा है। बुधवार को ही पुलिस अतीक को लेकर गुजरात से प्रयागराज के लिए निकली थी। गुरुवार को उसकी पेशी हुई, तब उसका भाई अशरफ भी उसके साथ था। कोर्ट रूम में सबसे पहले अतीक ने जज साहब को कहा कि हमारे वकील की भी दलील सुन लीजिए, और फिर अशरफ को ये कहते हुए अपने पास बिठाया कि इसका रोजा है। लेकिन जैसे उसको पता चला कि उसकी पाप की गद्दी का वारिस असद अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो अंदर से हिल गया। यूं तो 24 घंटे पहले ही उसकी सारी माफियागिरी खत्म हो गई थी, जब उसने कहा था कि अब तो कोई माफियागिरी नहीं है, मैं तो जेल में हूँ, मुझे असद के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन मेरी सरकार से गुजारिश है कि मेरी बीवी और बच्चों को परेशान न किया जाए। हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया और एक सवाल कोई कर रहा था कि माफियागिरी की समाप्ति माफियागिरी की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड पर क्या कहते हैं? आपका परिवार फरार है, क्या कहते हैं? उमेश पाल हत्याकांड पर। अरे मैं जेल में था, मैं क्या जानूं भाई। असद का है परिवार का, असद को ढूंढ जेल से साजिश रची गई थी आपके द्वारा, कह रहे हैं ना। अब जरा सोचिए, जो अतीक लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहा था, अब उसे अपने परिवार से हो रही पूछताछ पर दर्द हो रहा है। आज जनता कह रही है कि माफियाओं के साथ ऐसा ही होना चाहिए, उन्हें फालतू लेने ले जाने में और जेल में रखने का खर्च नहीं होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। असद अपने पिता अतीक की जुर्म की विरासत संभालने निकला ही था कि बाबा की पुलिस ने उसे सही जगह पहुंचा दिया। कानून की पढ़ाई करते करते पता नहीं कब असद ने कानून तोड़ने की तालीम ले ली, लेकिन वो कहते हैं ना कि नौसिखियों की इसमें कोई जगह नहीं है, या यूं कहें कि बाबा की पुलिस किसी अपराधी को नहीं बख्शेगी तो ये गलत नहीं होगा। देखिए रिपोर्ट। कभी वक्त था जब सियासत के गलियारों में उसकी ठसक के साथ आमद होती थी, लेकिन आज आलम यह है कि उसकी तबाही का जनाजा कानून की गलियों से होकर गुजर रहा है और उसकी तबाही पर मोहर लगा रही है यूपी पुलिस के मुलाजिमों की गोली। असद अहमद, यही नाम था अतीक के साहबजादे का। हाल ही में उसकी पहचान प्रयागराज के गुनाह की गलियों से हुई थी।
लेकिन सूबे में अब्बा हुजूर की खींची गई ठसक की लकीर इतनी छोटी हो जाएगी उसे अंदाजा नहीं था। बमुश्किल 1.5 महीने ही हुए थे जब गुनाह की गलियां असद के नाम से वाकिफ हुई थी। जी हाँ, 24 फरवरी 2023 उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक के लाल का नाम पहली बार पुलिसिया कागजों में नामजद हुआ। लेकिन इससे पहले जुर्म की किताब में कुछ और गुनाह गाथा लिखी जाती, पुलिस ने असद की जिंदगी की बची हुई किताब बंद कर दी। झांसी में उसका एनकाउंटर कर दिया। उस मुठभेड़ में 24/2/2023 को जो 2 अभियुक्त जिनको अपराधीकृत करते हुए सबने देखा है, मुठभेड़ में घायल हुए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान असद पुत्र अतीक अहमद तथा गुलाम पुत्र मकसूदन के रूप में हुई। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल अतीक का साहिबजादा असद और उसके अब्बा का गुलाम भी उसे महफूज नहीं कर पाया। इस हत्याकांड के बाद अब तक 4 गुनहगारों को पुलिस मौत की नींद सुला चुकी है, लेकिन शायद पहली बार अतीक को अपनी जुर्म की लंका की तबाही का सबसे ज्यादा दर्द हुआ होगा। असद की अभी उम्र ही क्या थी, 12वीं पास कर कानून की पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन वकालत पढ़ते पढ़ते तालीम से कहीं ज्यादा दिल गुनाह की गलियों में रमने लगा था। अब्बा, चचा, भाई सब सलाखों में कैद थे, फिर विरासत संभालने खुद ही निकल पड़ा। जुर्म के बाजार में पहले अब्बा की तरह गुंडा बना और फिर उमेश पाल की हत्या ने उसे बना दिया 5 लाख का इनामी खूंखार अपराधी। हमारे एसटीएफ की टीम ने किया है। अभियुक्तों के पास से अत्याधुनिक विदेशी हथियार क्रमशः ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर 455 बोर तथा वॉल्थर P88 पिस्टल 7.62 बोर बरामद की गई है। सच कहे तो जुर्म की दुनिया इस नौसिखिए गुनहगार से उमेश पाल हत्याकांड के बाद से बाकी हुई थी, पर असद को पता नहीं था कि सलाखों में कैद अब्बा के जुर्म की विरासत को संभालने की ख्वाहिश असद की जिंदगी की आखिरी तारीख लिख देगी। इस बात का अंदाजा असद को बिल्कुल भी ना था और ना ही असद के अब्बा हुजूर अतीक को। लेकिन सच कहें तो अतीक के गुर्गों की सफाई की शुरुआत हो गई है। पुलिस की फहरिस्त में कुछ और नाम भी हैं, जिन पर फाइनल रिपोर्ट लगाने की फिराक में बाबा की पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वेंकटेश्वरा एवं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में संस्कार शिक्षा वैल्यू एजुकेशन पर संस्कारों की पाठशाला विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें ओम शांति मार्ग के शिलापट का अनावरण किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि अवंतिका नगर के मुख्य सड़क मार्ग को अब ओम शांति मार्ग के नाम से जाना जाएगा, जिसको नगर पालिका ने हरी झंडी दे दी है। तो वहीं वेंकटेश्वरा समूह के चेयरमैन डॉक्टर सुधीर गिरी ने कहा है कि ब्रह्म कुमारी एशियाई विश्वविद्यालय पूरे विश्व का अध्यात्म एवं वैल्यू एजुकेशन का सबसे बड़ा संस्थान है। तो वहीं श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय के प्रतिकुलाधिपति डॉक्टर राजीव त्यागी ने कहा कि वेंकटेश्वरा का ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के साथ संस्कार शिक्षा का MOU दोनों संस्था देश एवं विदेश में संस्कार शिक्षा के लिए मिलकर अभियान चलाएंगे। करुणा भाई ने और भाई BK मृत्युंजय जी जो एजुकेशन वीक के चेयरमैन हैं, उन्होंने उसका अनाउंस किया। और मैं आपको बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि जो सब लोग अभी दीदी ने बताया कि वहाँ पे IT, पैरामेडिकल, मेडिकल, हॉस्पिटल्स, मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज, नर्सिंग, पैरामेडिकल समेत 4 दर्जन से अधिक कोर्स में UG, PG और PhD तक का काम होता है। MBBS भी आ गया, MD भी आ गया। धीरे धीरे अब हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि पहला प्राइवेट विश्वविद्यालय आपका वेंकटेश्वरा है, जिन्होंने वैल्यू एजुकेशन के लिए टाई अप किया। एटा से अब खबर, निकाय चुनाव से पहले सपा को बड़ा झटका। सपा नेता कफील अहमद ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। कफील अहमद ने सैकड़ों लोगों के साथ पार्टी ज्वाइन की है। PM CM की विचारधारा से प्रेरित होकर बीजेपी में शामिल हुए हैं।
तो एटा में समाजवादी पार्टी को निकाय चुनाव से पहले बड़ा झटका। कफील अहमद ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। पीएम मोदी और सीएम योगी की विचारधारा से प्रेरित होकर बीजेपी में शामिल हुए हैं और निकाय चुनाव से पहले दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है। और इसी बीच समाजवादी पार्टी को यह बड़ा झटका लगा है, जहां कफील अहमद ने समाजवादी पार्टी से हाथ छुड़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। रामपुर में पूर्व नगर अध्यक्ष वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मामून शाह खान पिछले 25 सालों से नगरपालिका सदर के चुनाव की तैयारी कर रहे थे, लेकिन आखिरी वक्त में सीट महिला के लिए आरक्षित हो गई। इससे मामून शाह खान का गणित अविवाहित होने के चलते गड़बड़ा गया। आखिरकार मामून शाह खान ने निकाह कबूल करने की तैयारी की है ताकि अपनी दुल्हन को नगरपालिका की चेयरपर्सन का उम्मीदवार बनाया जा सके। चेयरमैन बनने और चुनाव लड़ने का सपना संजोए बैठे नेताजी ने इसका एक अनोखा तरीका निकाल लिया है। मामून शाह खान ने 45 घंटों के अंदर ही अपने लिए दुल्हनियां खोज ली। वहीं अब रामपुर के मोहल्ले अंगूरी बाग की रहने वाली शना खानम से शादी करने जा रहे हैं। मामून शाह निकाय चुनाव के नामांकन से 2 दिन पहले 15 अप्रैल को निकाह करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।